हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव ओलंपस। हम बात कर रहे थे पार्ट 3 की, जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में था और हमने बात कर ली थी कहाँ तक की, आर्टिकल 28 तक की। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 29 और 30 के बारे में, जो कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करेगा माइनॉरिटीज़ को लेकर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 29 क्या कहता है हमारा। 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी माइनॉरिटीज़ को ये अधिकार दिया गया है वो अपने कल्चर्स को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, यानी संरक्षण कर सकते हैं। तो क्या लिया है, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। वन हैज़ द राइट टू फॉलो, डेवलप एंड प्रमोट हिज लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप को विकसित कर सकते हैं, माइनॉरिटीज़ अपने प्रमोट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को, जैसे और क्या कहते हैं स्क्रिप्ट, लिपि को, और अपने कल्चर्स को, यानी अपने ट्रेडिशन को वो बढ़ावा दे सकते हो। उसके लिए इनको राइट्स दिए गए हैं किसके अंदर, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 29 के अंदर ये दिया है कि वो अपने संरक्षण कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, अपनी लिपि को प्रमोट कर सकते हैं बिना रोक टोक के। पहली बात और ये समझ लेते हैं, माइनॉरिटीज़ देखिए, जो इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया में क्या है कि हिंदू जो है एक बहुसंख्यक है, यानी मेजॉरिटी है, और माइनॉरिटीज़ में कौन कौन है, बाकी जो रिलीजन्स हैं वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, जैसे सिख, क्रिश्चियन, पारसी और मुस्लिम्स, ये लोग क्या है माइनॉरिटीज़ में आते हैं। तो इनको माइनॉरिटीज़ बताया गया है। मगर एक और बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी शब्द तो मेंशन है मगर उसकी डेफिनेशन मेंशन नहीं की गई है। मगर हमारे जो गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट है, तो वो सुप्रीम कोर्ट बताता है हमें कि कौन माइनॉरिटी है और कौन माइनॉरिटी नहीं कहलाएगा। तो उस बेसिस पे हम लोग इसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए सेकंड पॉइंट इसमें देखते हैं, नो सिटीजन शुड बी डिनाइड admission into any educational institute maintained by the state or receiving aid out of the state funds on the ground of religious caste and language। यानी कोई भी सिटीज़न, वेदर वो चाहे मेजॉरिटी का हो या माइनॉरिटी का हो, ठीक, उसको एडमिशन लेने में किसी भी शिक्षा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उसे रोका नहीं जाएगा, चाहे वो स्टेट के द्वारा मेंटेन की जा रही हो या फंड्स दिए जा रहे हो स्टेट्स के द्वारा। उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजियस, कास्ट और लैंग्वेज। यानी अगर आप नॉर्थ इंडिया के और साउथ इंडिया में जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो आपको रोका नहीं जाएगा, कहेंगे कि आपको लैंग्वेज नहीं आती तमिल तेलुगु, तो उसके बेसिस पे आपको रोका नहीं जा सकता, चाहे आप मेजॉरिटी के हों चाहे माइनॉरिटी के हों। इस बेसिस पे आपको बिल्कुल भी रोका नहीं जाएगा, चाहे वो स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हो या चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, उसमें कभी भी रोका या टोका आपको नहीं जाएगा बिल्कुल भी। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 30 क्या कहता है। आर्टिकल 30 क्या कहता है और आर्टिकल 29 में क्या है, देखिए, वन हैज़ राइट टू फॉलो एंड डेवलप एंड प्रमोट हिज लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स। यानी यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे क्या है, ग्रुप को प्रोटेक्शन दी गई, एक ग्रुप जो है एक समूह को प्रोटेक्शन दी। और यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट इसमें मेंशन किया गया, यहाँ पे एक इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन दी गई है। ये बात होती है हमारे आर्टिकल 29 की। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 30 की। आर्टिकल 30 क्या कहता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यानी माइनॉरिटीज़ चाहें तो वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हैं, उसे एडमिनिस्ट्रेटर यानी रन करा सकते हैं बिना कोई रोक टोक के। देखिए रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेसिस पे, दोनों बेसिस पे आप कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट इसी में मेंशन किया गया, स्टेट्स शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मैनेज बाय द माइनॉरिटीज़। यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि स्टेट जो है वो कभी भी माइनॉरिटीज़ के साथ उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, मैनेज बाय द माइनॉरिटीज़। अगर यहाँ पे कहा गया, अगर जो फंड आता है स्टेट की तरफ से तो वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए सबके, ये नहीं करना चाहिए उनको कि ये माइनॉरिटीज़ की है तो उसमें कम फंड्स दिए जाए या दिए ही ना जाए। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं करता है हमारा आर्टिकल 30। और साथ ही साथ अगर इसमें माइनॉरिटीज़ के देखें इंस्टीट्यूट कैसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो देखिए इसमें 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला जो है कि गवर्नमेंट के द्वारा रन कराया जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, एक होता है कि जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है और रन कराया जा रहा है, मान्यता प्राप्त है और रन कराया जा रहा है किसे, माइनॉरिटीज़ के द्वारा।
और तीसरा क्या होता है, ना तो उसमें गवर्नमेंट का कोई योगदान है और ना ही वो रन कराया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी ना तो फंड देंगे और ना ही मिनॉरिटी उसमें कोई गवर्नमेंट का कोई हक वो होगा, इंटरफेरेंस होगा। तो इस वजह से ये 3 तरह होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कैटेगराइज करते हैं। ये 3 तरीके होते हैं। तो ये होगी हमारी बात किसकी, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स की, जो कि हमारा आर्टिकल 29 और 30 में मेंशन है। अब हम बात करेंगे अपने आर्टिकल 32, क्योंकि 31 में क्या था, हमारा राइट टू प्रॉपर्टीज़ वाली कुछ चीज़ें थी जो उसको रिमूव कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, किसमें, उसे अब बना दिया गया है लीगल राइट, जो कि आर्टिकल 300 में मेंशन, 300A में मेंशन है। जब हम आर्टिकल 300A में पहुंचेंगे तब हम उस आर्टिकल की भी बात करेंगे। अब हम इसके बात करेंगे आर्टिकल 32 की। आइए अब हम बात करते हैं अपने आर्टिकल 32 के बारे में, जो कि हमारा बताता क्या, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे फंडामेंटल राइट्स के, यानी मौलिक अधिकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये आर्टिकल क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जानना ये है कि देखिए, अगर आपके कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी वॉयलेशन होता है किसी के द्वारा भी, तो आप इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे। अगर हाई कोर्ट जाना है आपको तो आर्टिकल 226। अगर ये 2 आर्टिकल्स हैं, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होगा तो आप इसी आर्टिकल के तहत आप जा सकते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्टली, और आपकी सुनवाई भी बहुत तेज़ी से होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। तो इसी वजह से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा कि वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है, किसके द्वारा, B.R. अम्बेडकर के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होता है, इसे लर्न कर लीजिए। अब इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है जुडिशियल रिव्यू को, रिट्स दिए गए हैं, इसमें जुडिशियल रिट्स दिए गए हैं कि अगर कोई भी आपके अधिकारों का हनन होगा तो ये जुडिशियल रिट्स के द्वारा आपके वॉयलेशन फंडामेंटल राइट्स को आपको वापस दिए जाएंगे इस रिट्स के द्वारा। तो सबसे पहला ये जो रिट्स का जो टर्म है, ये कहाँ से लिया गया, लैटिन वर्ड है ये। तो दूसरी बात, अब देखते हैं सबसे पहला रिट कौन सा है, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब टू हैव द बॉडी, यानी उसे फिजिकली प्रेजेंट करना। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी या प्राइवेट इंडिविजुअल आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, रिट इशू करेगी और उसे बुलाएगी कि आप आइए। अगर जो पर्सन डिटेन कर लिया गया है और उसमें उसका मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसे बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा और जांच की जाएगी कि अगर ये पाया गया जांच में कि उसका जो डिटेंशन है, उसकी गिरफ्तारी जो की गई है वो इलीगल है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको कर दिया जाएगा फ्री। तो ये क्या है, हेबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी, यानी किसी को फिजिकली प्रेजेंट करना अपने आगे, यानी सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा और कहेगा कि आइए हम देखते हैं क्या है, और इसके बाद वो जांच पड़ताल करेगा और पता चलेगा कि अगर इल्लीगल तरीके से आपके गिरफ्तार डिटेंशन किया गया तो आपके मौलिक अधिकारों वापस कर दिया जाएगा और आपको सेट फ्री कर दिया जाएगा। ये क्या देता है, ये देता है पर्सन को एक पर्सनल लिबर्टी देता है। साथ ही साथ इसमें ये कहा गया है कि जो हेबियस कॉर्पस है ये क्या है, सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज़ को दिया गया है, ठीक है। पब्लिक अथॉरिटी यानी यहाँ पे प्राइवेट भी इंक्लूडेड रहेंगे। पब्लिक अथॉरिटी, अगर आपको कोई पर्सन प्राइवेट अथॉरिटी है वो भी आपको रखा हुआ है इलीगली या आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, तब भी आपको क्या किया जाएगा, हेबियस कॉर्पस आप यूज़ कर सकती है सुप्रीम कोर्ट चाहे तो। डिटेंशन अगर अनलॉफुल होगा तो उसके खिलाफ भी आपको क्या किया जाएगा, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट को क्या करेंगे, हेबियस कॉर्पस यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात होगी हमारी किसकी, हेबियस कॉर्पस, यानी पहले रिट की बात होगी हेबियस कॉर्पस की। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे रिट की। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे रिट के बारे में, जो कि हमारा क्या है, मैंडेमस।
यानी वी कमांड, हम आदेश देते हैं। किस चीज़ का आदेश देंगे? देखिए यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी, यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी, आदेश देगी। किसको? पब्लिक ऑफिशियल्स, यानी जो गवर्नमेंट विभाग में कर्मचारी होंगे उनको ऑर्डर देगी। किसी गवर्नमेंट को सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स को ऑर्डर दे सकती है। और किसको ऑर्डर दे सकती है? ट्रिब्यूनल्स हो सकती है, कॉरपोरेशन हो सकती है, इन सब को ऑर्डर देगी। और क्या कहेगी कि जो ये लोग अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो इनको ये ऑर्डर देगी कि आप सही तरीके से काम करिए। और कहेगी अगर ऐसा करती है, अगर पब्लिक जो बॉडीज़ होती हैं अगर काम सही से नहीं करती तो मैंडेमस को यूज़ करते हुए कोर्ट इनको कहेगा, आदेश देगा कि हम आदेश दे रहे हैं कि आप ये काम करिए, ठीक है। और नहीं करते हैं तो उसके लिए वो क्या माना जाएगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, ठीक है। यानी इसमें गिरफ्तारी या सज़ा का प्रावधान किया जाएगा उसके लिए। अच्छा, ये मैंडेमस किसके लिए नहीं होगा? देखिए अगर हाई कोर्ट का कोई जज है तो उसके खिलाफ़ आप नहीं कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के खिलाफ़ नहीं यूज़ कर सकते हैं, और क्या कहते हैं गवर्नर के खिलाफ़ नहीं यूज़ कर सकते। प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी के खिलाफ़ आप मैंडेमस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यानी सुप्रीम कोर्ट इसका यूज़ नहीं करेगा। प्राइवेट बॉडीज़ हो गई, इंडिविजुअल्स हो गई, प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर्स हो गए, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के खिलाफ भी नहीं यूज़ किया जाता है। अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं हायर कोर्ट, अगर बोला जा रहा है यहाँ पे हायर कोर्ट, तो यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। और जो सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट हैं यानी सिविल सेशंस कोर्ट, ये सब की बात हो रही है, यानी लोअर कोर्ट्स जिसे हम कहते हैं। तो ये हो गई हमारी बात किसकी? ये होगी हमारी बात किसकी? मैंडेमस की। अब हम बात करेंगे किसकी? प्रोविज़न की बात करेंगे। प्रोविज़न का मतलब क्या होता है? प्रोविज़न का मतलब ये होगा यहाँ पे कि क्या होगा? टू फॉरवर्ड, यानी टू फॉरवर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम का मतलब क्या है? हम कोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रोकने की बात होगी, यहाँ पे रोक लगाई जाएगी। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा रोक लगाई जाएगी। अच्छा, यहाँ पे क्या कहा जाएगा? जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट से कहेगा कि अगर वो अपनी ज्यूरिडिक्शन से बाहर काम कर रहा है, यानी जो उसके कोर्ट के बाउंड्रीज के सीमा के अंदर जो जजमेंट देना चाहिए वो उसके बाहर आके जजमेंट्स दे रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे क्या कर देगा? यहाँ पे रोक लगा देगा सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स पे। यानी यहाँ पे जो लोअर कोर्ट्स होंगे, अगर कोई लोअर कोर्ट जाके अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके कोई फ़ैसला सुनाता है, जैसे आप कहीं और रहते हैं और कोई अदर कोर्ट आपका फ़ैसला सुना रही है, तो वो क्या करेगी? वहाँ पे जो हायर कोर्ट होगी वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट को यहाँ पे क्या कर देगी? रोक लगा देगी। तो ये बात हो गई किसकी? हमारी ये बात हो गई हमारी प्रोविज़न की बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी? अपनी स्टैट्यूटरी की बात करेंगे, जो क्या कहता है? टू बी सर्टिफाइड। अब हम देखते हैं टू बी सर्टिफाइड वाला पॉइंट देखते क्या यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है, जो हायर कोर्ट होती है वो कहती क्या है कि अगर जो लोअर कोर्ट है अपने ज्यूरिडिक्शन, यानी अगर एक्सेस ज्यूरिडिक्शन कर रही है, ठीक है, और अपने जो वायलेशन कर रही है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेशन भी करती है, अगर जो न्याय देना चाहिए वो संविधान के अनुसार नहीं होगा, तो उसमें क्या करेगी? जो हायर कोर्ट कहेगी क्या कि जो केस है वो हमारे पास ट्रांसफ़र कर दीजिए, और साथ ही साथ जो आपने ऑर्डर इशू किए हैं वो सब कर दिए जाएंगे कैंसिल। तो यही यहाँ पे स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड, यानी यहाँ पे क्या कर दी जाएगी? यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? यहाँ पे मतलब एक तरह से ऑर्डर कर दिया जाएगा कि टू बी सर्टिफाइड, प्रमाणित कर दिया जाएगा यहाँ पे कि रोक लगा दी जाएगी। अगर आप लॉ से बाहर जाएंगे तो आपके सभी लॉस को क्या कर दिया जाएगा? ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब लास्ट पॉइंट जो हमारा है क्या है? क्यू वारंटो। अब क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी किस अथॉरिटी से? क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है? देखिए किस अथॉरिटी से आपने कहा। इट इज़ इशूड, यानी कब इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा? जब लीगलिटी क्लेम किया जाए पर्सन के द्वारा टू द पब्लिक ऑफिस, यानी पब्लिक ऑफिस में कभी भी लीगलिटी क्लेम किया जाए किसी के द्वारा, तो उसकी जांच के लिए ये क्या जाए? क्यू वारंटो जारी किया जाता है। इसमें क्या किया जाएगा कि अगर
पर्सन को पाया जाए, अब किस अथॉरिटी से आपने ये काम किया। अगर अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा ऊपर बढ़ के काम करेगा तो इस संदर्भ में क्यू वारंटो इशू किया जाएगा, किसके द्वारा, हायर कोर्ट के द्वारा। तो ये है हमारे 5 तरह के रिट्स जो कि हमारे आर्टिकल 32 में मेंशन है, और जो हमें क्या किया जाएगा, अगर वायलेशन होगा हमारे फंडामेंटल राइट्स का तो इस रिट्स के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आपके रिट्स को वापस करेगा। और इसे क्या कहा जाता है, वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि किस आर्टिकल के तहत आपको हाई कोर्ट जाने की सुविधा मिलती है, तो आर्टिकल 226 द्वारा, यानी 226 आर्टिकल के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एक पॉइंट और इसमें नोटिस करने, जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए ही आपके रिट्स को इशू करेगा। और जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के साथ साथ और दूसरे केसेस में भी रिट्स इशू कर सकता है। रिट्स के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हाई कोर्ट थोड़ा पावरफुल लगता है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये हो गए हमारे आर्टिकल 32 तक की बात। जो हमारा आर्टिकल 33 है और 34 और 35 है, ये सिर्फ क्या है, मार्शल लॉ से रिलेटेड है। तो इसकी बात, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी नहीं है उतना, तो इसीलिए हम इसकी डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये हो गए हमारे मौलिक अधिकारों की बात, जो कि हमारे पार्ट 3 की बात थी। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे किसकी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, जो कि हमारा पार्ट 4 में मेंशन है, और देखेंगे इसमें क्या राज्य को दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके कर्तव्य को निभाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।